स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशंस की। ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का रूल दो तरीके के लॉज पे स्पेसिफिकली अप्लाई किया जाता है। वन, penal laws. Penal laws are always interpreted strictly. And second, fiscal laws. Fiscal का मतलब होता है revenue related taxing laws. Yes or no? Fiscal laws, that means the revenue laws or the taxation laws, they are always interpreted strictly. जैसे बेनिफिशियल लॉज पे बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन अप्लाई होता है, वैसे ही पीनल लॉज है या फिर फिस्कल लॉज है, उन पे हमेशा क्या अप्लाई होगा? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पीनल लॉज की। व्हाट इज पीनल लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय पीनल लॉ? Which creates offenses and provides punishments for those offenses. That means a penal law is a law which creates or declares the wrongs. जहां पे wrongs create या declare किए जाते हैं, और सिर्फ declare नहीं, they are penalized. That means punishment is also provided for those wrongs. उन laws को हम क्या बोलते हैं? penal laws. और उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है BNS, which was earlier IPC. नाम में था इंडियन पीनल कोड. इट इज अ कोड, इट इज अ लॉ which provides for penal provisions. That means offenses वहां पे क्रिएट किए गए हैं, और उन offenses को सिर्फ क्रिएट नहीं किया है, उनको penalize भी किया है. पेनाल्टी, पनिशमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. इसीलिए जब आप बीएनएस पढ़ते हो तो मैं हमेशा क्या बताती हूं, बीएनएस में दो टाइप के प्रोविजंस हैं. वन प्रोवाइड्स फॉर द कल्पेबिलिटी एंड द अदर प्रोविजंस प्रोवाइड फॉर द लायबिलिटी. यस और नो? कल्पेबिलिटी का मतलब होता है जहां पे एक्टस रियस मेंस रिया दिया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस डिफाइंस मर्डर. दैट इज द कल्पेबिलिटी ऑफ मर्डर. But the liability of murder is not given under section 101. Liability का मतलब होता है punishment. Punishment for murder is given under 103 of BNS. Culpability जहां define किया गया है, liability provision जहां पे penalize किया गया है, दोनों BNS में दिए गए हैं. Yes or no? IPC में भी थे. सेक्शन 300 के अंदर मर्डर को डिफाइन किया गया था आईपीसी में, और मर्डर की पनिशमेंट लाइबिलिटी कहां दी गई थी? 302 में. दोनों आईपीसी में थे. तो ऐसे स्टैट्यूट्स, ऐसे लॉज जहां पे रॉन्ग्स, ऑफेंसेस को डिफाइन एज वेल एज पीनलाइज किया जाता है, उनको बोला जाता है पीनल लॉज. और जब भी कोर्ट किसी पीनल लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, so the penal laws are always interpreted strictly. इसीलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं? A person is always presumed to be innocent until his guilt is proved. इसी के साथ साथ एक और, ये तो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसी के अलावा एक और कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस होता है. क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है? दैट द बर्डन लाइज अपॉन द प्रोसिक्यूशन, दैट द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. और जब तक प्रोसिक्यूशन अक्यूज की गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर देते हैं, तब तक द अक्यूज्ड विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट. और हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑफेंस है, उस ऑफेंस में एक एक्टस रियस होगा और एक मेंस रिया होगा एज पर बीएनएस, बिकॉज एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया. एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया, उसका मतलब होता है an act is not an offense unless it is coupled with state of mind. All right, mens rea, guilty mind नहीं, स्टेट ऑफ माइंड. जिन्होंने बीएनएस पढ़ा है मुझसे वो एटलीस्ट गलत मत बोलो. आप लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हम जब बीएनएस पढ़ेंगे तब ये मिसकंसेप्शन होता है जो सबका कॉलेज से आप लोग पढ़ते हुए आते हो. एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड.
ये पढ़ते हुए आते हैं हम, अरे ये फैक्ट है, कॉलेज में पढ़ते हैं ना, गिल्टी माइंड होता है, कई जगहों पे हम उसको बोलते हैं इविल माइंड, गिल्टी माइंड, मैलिशियस माइंड बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल राइट, मेंस रिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, नॉट गिल्टी माइंड। जिन लोगों ने बीएनएस पढ़ा है उनको पता है, जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है हम उसको पढ़ेंगे। सो बेसिकली जब हम पीनल लॉ, जब हम बीएनएस पढ़ते हैं तो एक्टस नॉन फेसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट करना है तो उसके अगेंस्ट एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों प्रूव करना पड़ेगा। और ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। दैट मीन्स अगर प्रोसिक्यूशन ने एक्टस रियस प्रूव कर दिया बट मेंस रिया नहीं प्रूव कर पाए, स्टिल क्या हम अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं? क्या कोर्ट सिर्फ इतने में, कोर्ट के सामने ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने एक्टस रियस तो प्रूव कर दिया, मतलब ये तो प्रूव कर दिया कि इस अक्यूज ने इस विक्टिम का जो एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल ये पेन, इसके पोजेशन के बाहर मूव किया, इसकी कंसेंट के बिना मूव किया, लेकिन साथ साथ में मेंस रिया भी तो प्रूव करना है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ प्रूव किया। प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंसेस नहीं थे कि वो मेंस रिया प्रूव कर पाए, उनके पास सिर्फ उतने एविडेंसेस थे जिससे वो एक्टस रियस प्रूव कर पाए, मेंस रिया नहीं प्रूव कर पाए। बिना मेंस रिया के क्या कोर्ट अक्यूज को थेफ्ट के लिए कन्विक्ट कर सकती है? यस और नो? नो। ऐसे में क्या होता है, ऐसे केसेस में when the prosecution, because ultimately the burden lies upon the prosecution to prove the guilt of the accused, किस पे? Beyond reasonable doubt। और ये beyond reasonable doubt का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑफेंस का एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों प्रूव करना। सिर्फ एक्टस रियस प्रूव किया, मेंस रिया नहीं प्रूव कर पाए, सिर्फ मेंस रिया प्रूव किया, एक्टस रियस नहीं प्रूव कर पाए, क्या कोर्ट उसको कन्विक्ट कर सकते हैं? नो। व्हाट इज गिवन? बेनिफिट ऑफ डाउट। उस पर्सन को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, यस और नो? क्यों बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं? क्यों बिना एक्टस रियस के, बिना मेंस रिया के हम उसको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ये पीनल लॉ है और पीनल लॉ को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है। अगर उधर लिखा है थेफ्ट के लिए एक्टस रियस मेंस रिया दोनों चाहिए, तो जब तक दोनों प्रूव नहीं हो जाते, द कोर्ट कैन नॉट गिव इट्स declaration. The court has to interpret, the court has to declare according to the strict essentials, strict elements which are given in the penal laws. Penal laws में अगर actus reus mens rea है, then you cannot set aside the requirement of mens rea on your own. You cannot set aside the requirement of actus reus on your own. यहाँ पे the court cannot interfere with their sentiments, with their emotions. इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके कोर्ट ये नहीं बोल सकते कि कोई नहीं, मेंस रिया नहीं है, कन्विक्ट कर देते हैं क्योंकि इसने सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम किया है। नो, डज नॉट मैटर। आपको दिख रहा है कि ये पर्सन कन्विक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ है, यू हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। इमोशंस और सेंटिमेंट्स यहां पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हम पीनल लॉ की बात कर रहे हैं। कन्विक्शन और एक्विटल पीनल लॉज के अकॉर्डिंग होता है। पीनल लॉज दे आर ऑलवेज इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर किडनैपिंग की बात करें, किसी भी अक्यूज का ट्रायल चल रहा है फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब अगर मैं प्रोसिक्यूशन हूं, मुझे अगर इस पर्सन को, मैं चाहती हूं कि ये पर्सन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के लिए कन्विक्ट हो जाए, आई हैव द बर्डन टू प्रूव हिज गिल्ट, टू प्रूव हिज ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू बीएनएस किडनैपिंग के जो जो एलिमेंट्स हैं मुझे वो सब प्रूव करने पड़ेंगे। अब जनरली तो हम बात करते हैं एक्टस नॉन फेसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया, मतलब एक्टस रियस भी प्रूव होना चाहिए, मेंस रिया भी प्रूव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर ने वही लिखा है और हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देना है। बट वहीं बीएनएस में किडनैपिंग जैसे भी ऑफेंसेस हैं विच आर द ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी।
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक्टस रियस होता है, मेंस रिया नहीं होता है। वहां पे कोर्ट बिना मेंस रिया के क्या उसको कन्विक्ट कर सकती है? यस। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही तो दे रहे हैं ना। वहां जो लिखा है एज इट इज आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। When it comes to penal laws, जहां actus reus mens rea है, you cannot do away with the requirement of either of them. जहां strict liability के provisions है, सिर्फ और सिर्फ actus reus है, mens rea नहीं है, then you can convict the person without mens rea. Why? Because the provision says so. जो लिखा है, जो एलिमेंट्स वहां दिए हैं penal laws में as it is strictly interpret करना है। You cannot, the courts cannot interfere with their sentiments, with their emotions and do away with the requirements of the law. That is known as strict interpretation of penal laws. जैसे जब आप BNS पढ़ते हो तो वहां पे क्या बोला गया है? वहां पे जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जनरल एक्सेप्शंस दैट मींस अ पर्सन, एक पर्सन ने अगर इंसैनिटी के अंडर कोई ऑफेंस किया है देन कंप्लीट इम्यूनिटी। एक पर्सन ने इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के अंडर कोई ऑफेंस किया है देन कंप्लीट इम्यूनिटी। यस और नो? बट जब आप फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड आया आपके सामने, अक्यूज के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट एक्टस रियस मेंस रिया जो भी है वो सब प्रूव कर रहे हैं, लेकिन बीच में अक्यूज्ड ने अपना एक जनरल एक्सेप्शन क्लेम किया दैट एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस आई वाज इनसेन। मुझे इंसैनिटी का डिफेंस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एन एक्ट विच इज डन अंडर द इफेक्ट ऑफ इंसैनिटी, ऑफेंस करते समय इफ द पर्सन वाज इनसेन, अनसाउंड, तो नथिंग इज एन ऑफेंस, द कंप्लीट इम्यूनिटी विल बी गिवन। बट क्या सिर्फ वो बोल देगा और आप दे दोगे? यस और नो? उसकी भी तो रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप वो प्रोविजन पढ़ते हो जहां पे इंसैनिटी का डिफेंस जनरल एक्सेप्शन दिया गया है, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है वहां पे? द इंसैनिटी शुड बी एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस। उसके पहले आप इंसेन थे, ऑफेंस के बाद आप इंसेन थे, डज नॉट मैटर, होने कब चाहिए हो? एट द टाइम ऑफ कमिशन। साथ ही साथ जब वो प्रोविजन हम पढ़ते हैं तो वहां पे दो टाइप की इंसैनिटी की बात की गई है, मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी। मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी दिस पर्सन शुड बी एन इनसेन पर्सन, दैट मींस ही शुड बी सफरिंग फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। सिर्फ मेडिकल इंसैनिटी से डिफेंस दे देंगे उसको? नहीं, उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा दैट बिकॉज ऑफ दिस मेडिकल कंडीशन ही वाज इनकेपेबल of knowing the nature of his act, or he was incapable of knowing that whatever he is doing is a wrong or contrary to law. Language वहां पे यही यूज हुई है, as it is prove करना पड़ेगा। yes or no? आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो क्या कि कोई नहीं, हमें आप पसंद आ रहे हो तो आप सिर्फ मेडिकल इंसैनिटी प्रूव करो, बस अपनी रिपोर्ट ले आओ, लीगल वीगल हम नहीं मानते, हमें आपको लीगल वीगल कोई इंसैनिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट दिखाओ और जाओ। ऐसा हो सकता है? नेवर एवर। द पीनल लॉज आर ऑलवेज इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली, फिर चाहे वो डिफेंसेस हो, चाहे वो ऑफेंसेस हो, चाहे वो पनिशमेंट्स हो। जैसे ऑफेंसेस में एक्टस रियस मेंस रिया स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, डिफेंसेस में द कंडीशंस ऑफ द डिफेंसेस स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, वैसे ही पनिशमेंट्स भी, जो बीएनएस में पनिशमेंट दी गई है अप टू 3 years, नॉट एक्सीडिंग 10 years, उसको अपनी मर्जी से चेंज किया जा सकता है क्या? नेवर एवर। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। जब भी पीनल लॉस की बात आती है, क्योंकि कोई भी लॉ, चलो पीनल लॉ छोड़ो, कोई भी लॉ जब आप इंटरप्रेट करते हो तो इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है? ascertaining the legislative intent. अगर लेजिस्लेचर ने थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड मूविंग आउट ऑफ द पोजीशन दोनों लिखा है, दैट मींस लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है कि दोनों प्रूव होने चाहिए, तभी कन्विक्ट करोगे। उनकी इंटेंशन के अगेंस्ट अपनी मर्जी से हम एक को हटा सकते हैं क्या? नेवर। अगर किडनैपिंग के पब्लिक न्यूसेंस के ऑफेंसेस में लेजिस्लेचर ने सिर्फ एक्टस रियस लिखा है, मेंस रिया नहीं लिखा है, तो लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है? इन ऑफेंसेस में, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के हैं, इनमें सिर्फ एक्टस रियस प्रूव करो और कन्विक्ट हो जाएगा, मेंस रिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें तो वही करना पड़ेगा। सो दैट इज नोन एज
स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अंडर पीनल लॉज। यही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जैसे हमने पीनल लॉज में डिस्कस किया। अच्छा, पीनल लॉ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बीएनएस है क्या? बीएनएस के तो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर वेल वर्स्ड विद द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस, तो एग्जाम्पल समझाने में इजी होगा। और भी पीनल लॉज होते हैं, लाइक यस पॉक्सो, डीवी एक्ट। डीवी एक्ट इज, डीवी एक्ट क्या है? सिविल है, क्रिमिनल है? क्रिमिनल होता है, सिविल होता है। पनिशमेंट्स हैं, बट डीवी एक्ट, देखो डीवी एक्ट में, डीवी एक्ट इज एसेंशियली सिविल बट इट हैज सम क्रिमिनल फीचर्स। जैसे होता है ना, जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, जस्टिस एमएच बेग ने बोला था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज लाइक एन एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं। यस और नो? टॉर्टोइस होते हैं, एम्फीबियन बोला जाता है, जिनके अंदर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिमिलरली जब हम डीवी एक्ट की बात करते हैं, डीवी एक्ट इज प्राइमरली सिविल, वही तो उसका पर्पस था, सिविल रेमेडी देना, वरना क्रिमिनल तो आईपीसी में पहले डील हो ही रहा था ना, बताया भी था मैंने। इट इज प्रिंसिपली प्राइमरली सिविल बट इट हैज सम क्रिमिनल फीचर्स। तो उसके जो क्रिमिनल फीचर्स हैं, हाँ उस एक्सटेंट तक बात करें तो वो पीनल है। पॉक्सो इज ऑल्सो पीनल, फूड अडल्टरेशन एक्ट इज ऑल्सो पीनल, यस और नो? इसके अलावा यू हैव जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज ऑल्सो पीनल, यस और नो? Indecent representation of women act is also penal, etc. Which act? NI act का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 17, चेक बाउंस is also penal. Negotiable instruments act, yes or no? वहां पे भी पनिशमेंट दी गई है। हमने एग्जाम्पल लिया है बीएनएस का, बट इसके अलावा जितने भी पीनल लॉज हैं, दैट मीन्स दोज लॉज विच क्रिएट्स द ऑफेंसेस एंड penalize the offenses, they are considered as penal laws and they are always interpreted strictly. इनके अलावा मैंने एक और कैटेगरी ऑफ लॉ की बात की थी जिन पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अप्लाई होता है, फिस्कल लॉज। फिस्कल का मतलब होता है द लॉज विच आर रिगार्डिंग द रेवेन्यू, और बेसिकली यहां पे हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉज की। टैक्सेशन लॉज क्या होते हैं? द ओके जीएसटी एक्ट, the IT Act also, yes or no? टैक्सेशन एक्ट्स जो आप पढ़ते हो, टैक्सेशन लॉज, उसके लिए भी बोला गया है कि उनको भी हमें कौन सा इंटरप्रिटेशन देना होता है? स्ट्रिक्ट। दैट मीन्स they should be strictly adhered to the language which is used in the law. That means जो लॉ में लिखा है as it is, मतलब अगर लॉ में किसी एक पर्सन पे लेजिस्लेचर की इंटेंशन, लॉ के वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन समझ आ रही है कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं है इस पर्सन पे टैक्स लेवी करने की, क्या अपनी मर्जी से हम इस पे टैक्स लेवी कर सकते हैं? नो। टैक्सेशन लॉज में, जैसे पीनल लॉज में जिसको पनिश करने की लॉ की इंटेंशन नहीं है उसको अपनी मर्जी से पनिश नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली टैक्सेशन फिस्कल लॉज में जिसके ऊपर टैक्स लेवी करने की, टैक्स इंपोज करने की लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है, क्या उसके ऊपर टैक्स इंपोज या टैक्स लेवी किया जा सकता है? नो। जस्ट बिकॉज टैक्सेस आर रेवेन्यू फॉर द स्टेट, दैट डज नॉट मीन कि हम हर किसी पे टैक्स लेवी कर दें। द टैक्सेस आर इंपोज्ड और लेवीड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट वर्ड्स ऑफ द टैक्सेशन लॉज। जिन पे लेवी करना है उन्हीं पे किया जाएगा। अगर लेजिस्लेटिव इंटेंट वर्ड्स के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पर्सन पे टैक्स लेवी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्लैब के अंदर, उस बार के अंदर नहीं आ रहा है, अपनी मर्जी से उस पे टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता। दैट इज हाउ द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो अप्लाइड अपॉन टैक्सेशन लॉज, फिस्कल लॉज। अब अभी हमने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मीनिंग देखा रिगार्डिंग penal laws and regarding fiscal laws. आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैम आपने तो बोला था कि
स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हम बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ रहे हैं। इसमें बेनिफिशियल क्या है, सोचा या नहीं सोचा? हर पीनल लॉ बेनिफिट के लिए तो नहीं है, इट प्रोवाइड्स फॉर द पेनल्टी, पनिशमेंट, यस और नो। इसमें बेनिफिशियल क्या हुआ? ये रूल जो अभी हमने पीनल लॉ पे और फिस्कल लॉ पे अप्लाई किया, स्ट्रिक्ट क्या होता है समझ आया। अब हमें देखना है कि इसका बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ रिलेशनशिप क्या है। चाहे आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अप्लाई करो पीनल लॉज में, चाहे आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अप्लाई करो फिस्कल लॉज में, एम्बिग्विटीज तो हो ही सकती हैं। द जनरल रूल इज पीनल लॉ है जैसा लिखा है एज इट इज, स्ट्रिक्टली आपको इंटरप्रेट करना है। द जनरल रूल इज टैक्सेशन लॉ है जैसा लिखा है, स्ट्रिक्टली एज इट इज आपको इंटरप्रेट करना है। बट बाय चांस हम उसको एज इट इज स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट कर रहे थे, बट एक एम्बिग्विटी हमारे सामने आ गई, आ तो सकती है क्योंकि जिन्होंने लॉ बनाया है दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस टेंड टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक तो वो भी कर सकते हैं। जनरल रूल है जहां एक्टस रियस है, मेंस रिया है, आपको एक्टस रियस और मेंस रिया ही पढ़ना है। जहां सिर्फ एक्टस रियस है, एक्टस रियस ही पढ़ना है। फिस्कल में जहां टैक्स लेवी हुआ है उसी पे लेवी करना है, किसी और पे नहीं करना है। दैट इज द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। बट व्हाट इफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में एम्बिग्विटी आ गई? दैट मीन्स हम फॉर एग्जाम्पल एक पीनल लॉ को इंटरप्रेट कर रहे थे, तो जब इंटरप्रेट कर रहे थे तो हमें पता था इसको तो यार स्ट्रिक्टली ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करने लगे। अब जब हम उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमारे सामने दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस निकल के आ रहे हैं। मतलब उसके एज इट इज वर्ड्स के अकॉर्डिंग ये मीनिंग भी हो सकता है, उसके एज इट इज वर्ड्स के अकॉर्डिंग ये मीनिंग भी हो सकता है। अब लिटरल रूल स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन तो फेल हो गया। जब वो सब फेल हो जाते हैं तो बाकी के सेवियर्स आते हैं, वो हीरोज जो हैं। तो अब कौन सा आएगा, इसके साथ कौन सा पढ़ा जाता है? बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। क्या माना जाता है? जनरली the penal law and the fiscal laws, they are always interpreted strictly, but whenever there is an ambiguity, whenever in a penal law there are two possible interpretations, then we have to choose that interpretation which benefits the accused. मतलब वो इंटरप्रिटेशन हमें चूज करना है जिससे अक्यूज्ड को बेनिफिट हो रहा है। फिस्कल लॉ में भी अगर दो इंटरप्रिटेशंस हमारे सामने आ रहे हैं, हमें वो इंटरप्रिटेशन चूज करना है विच बेनिफिट्स द टैक्स पेयर। क्यों? अक्यूज्ड के बेनिफिट वाला जो इंटरप्रिटेशन है हम वो क्यों चूज कर रहे हैं? हम सोसाइटल बेनिफिट वाला क्यों नहीं चूज कर रहे? अक्यूज के बेनिफिट वाला इंटरप्रिटेशन क्यों चूज कर रहे हैं एम्बिग्विटी में? वाई? That correct. It is a cardinal rule of criminal jurisprudence that until and unless his guilt is proven and that to beyond reasonable doubt, तब तक हम उसको क्या मानेंगे? इनोसेंट। इसीलिए अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हो पा रहा है तो स्ट्रिक्ट करो, फिर उसमें चाहे जो इंटरप्रिटेशन आए। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट में पॉसिबली टू और मोर इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं, देन वी हैव टू चूज दी वन। penal law में we have to choose the one which benefits the accused. Fiscal law में we have to choose the one which benefits the taxpayer, क्योंकि taxpayer भी तो innocent person है। हम ऐसे ही presume तो नहीं कर सकते ना कि इसने टैक्स एवेजन किया होगा। It has to be proved. जब तक प्रूव नहीं हो जाता है, क्या हम इस बेचारे को टैक्स एवेजन के लिए पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं इसने तो एवेड किया है? नहीं, प्रूव करना पड़ेगा। जब तक प्रूव नहीं हो जाता है तब तक this person has to be given a benefit of doubt.